लगभग 4600 साल पहले मिस्र के राजा खुफू ने एक सपना देखा जो समय की सारी सीमाओं को तोड़ देने वाला था। उसने देखा कि जब उसका बॉडी मिट्टी में मिल जाएगा तब भी उसका नाम अमर रहेगा। अगले दिन उसने अपने सबसे भरोसेमंद व्यक्ति को बुलाया। उसका नाम था हेमियोनू। हेमियोनू खुफू का रिश्तेदार भी था और जियोमेट्री, एस्ट्रोनॉमी और इंजीनियरिंग में उस टाइम का सबसे बड़ा जीनियस माना जाता था। खुफू ने कहा, हेमियोनू, मुझे एक ऐसी इमारत चाहिए जिसे समय भी ना मिटा सके। हेमियोनू ने झुककर जवाब दिया, महाराज, आपका सपना अब हमारा फर्ज है। हम एक ऐसी चीज़ बनाएंगे जिसे दुनिया हमेशा याद रखेगी। और यही से शुरू हुआ गीज़ा के ग्रेट पिरामिड का डिज़ाइन फेज़। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो इंसानी दिमाग और मेहनत का सिंबल बन गया। हेमियोनू ने अपनी टीम के साथ पेपिरस रोल फैलाए और एक परफेक्ट पिरामिड का ब्लूप्रिंट बनाना शुरू कर दिया। उनका टारगेट सिर्फ एक बहुत बड़ी इमारत बनाना नहीं था, बल्कि एक डिवाइन जियोमेट्री का मेमोरियल खड़ा करना था। एक परफेक्ट स्क्वायर, हर साइड 440 इजिप्शियन क्यूबिक यानी लगभग 230.4 मीटर, हाइट 146.6 मीटर रखी गई। खुफू चाहता था कि पिरामिड का बेस बिल्कुल नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट की दिशा में हो। इसके लिए एस्ट्रोनॉमर ने पोल स्टार की स्पीड को महीनों तक ऑब्जर्व किया। फिर उन्होंने दो लाइन के बीच से तारों की कंडीशन नापी और एक्सिस डिसाइड की। हेमियोनू ने पिरामिड को बनाने के लिए 3 टाइप के पत्थरों को चुना। लोकल लाइमस्टोन जो गीजा से ही मिलने वाले थे, दूसरे रेड ग्रेनाइट जो असवान से आने वाले थे, वो गीजा से लगभग 800 किलोमीटर दूर था, तीसरे टूरा वाइट लाइमस्टोन। डिज़ाइन पूरा हो गया और जब फाइनल डिज़ाइन खुफू के सामने रखा गया तो उसने पिरामिड की चोटी पर उंगली रख कर कहा, इसे बनवा दो। और इस तरह शुरू हुआ दुनिया की सबसे अमेजिंग इमारत बनाने का काम। गीज़ा में उस टाइम 20,000 जितने मजदूरों को बुलाया गया। सबसे पहले ज़रूरी था ज़मीन को परफेक्टली लेवल करना, क्योंकि गीज़ा का मैदान उबड़ खाबड़ था, इसलिए बेस को लेवल करना बहुत ही बड़ी चुनौती थी। इसके लिए हेमियोनू के इंजीनियर ने वाटर लेवलिंग का एक ब्रिलियंट तरीका अपनाया, जिसमें पूरे साइट के चारों ओर छोटी छोटी मिट्टी की नालियां बनाई गई जो आपस में जुड़ी थी। उसमें नील नदी का पानी भरा गया। देखो, पानी हमेशा फ्लैट रहता है, इसीलिए उसकी सतह देखने से परफेक्टली लेवल का पता चल जाता है। जहाँ जमीन ऊंची थी वहाँ कॉपर चिसेल्स और डोलरेट्स हैमर स्टोन से काटा गया और जमीन को नीची करके लेवल लाया गया। उसके बाद जहाँ जमीन नीची थी वहाँ रेड सैंड और छोटे पत्थर डालकर भरा गया। कई महीनों की मेहनत के बाद बेस को इतना सटीक बनाया गया कि पूरे 53,000 स्क्वायर मीटर एरिया में ऊंचाई का फर्क सिर्फ 2 सेंटीमीटर ही था। आज भी ये इंजीनियरिंग की सबसे एक्यूरेट अचीवमेंट मानी जाती है। अब शुरू हुआ पिरामिड के बॉडी का निर्माण। लगभग 20,000 मजदूर और कारीगर दिन रात काम करते रहते। गीज़ा के आसपास लाइमस्टोन की खदानें थी। मजदूर कॉपर चीसेल से पत्थरों में दरार करते, फिर लकड़ी का टुकड़ा डालकर उन्हें पानी से भिगो देते। जैसे ही लकड़ी फूल जाती तो पत्थर साफ सुथरी दरार के साथ अलग हो जाता। हर ब्लॉक को तुरंत तराशा जाता। ब्लॉक का एवरेज वेट था लगभग 2.5 टन। पत्थरों को साइट तक पहुंचाना सबसे मुश्किल काम था। मिस्र में उस समय ऐसे कामों के लिए ऊंट या हाथी का इस्तेमाल नहीं होता था। बड़े बड़े पत्थरों को लकड़ी के स्लेज पर रखा जाता। उसके बाद 50 से 100 मजदूर मोटी रस्सियों से उसे खींचते। उनके आगे की टीम रेत पर पानी डालती ताकि फ्रिक्शन कम हो जाए और स्लेज आराम से सरके। इसी टेक्निक के कारण खींचने में लगने वाली ताकत 50% तक कम हो जाती थी। धीरे धीरे बहुत सारे पत्थरों को साइड पर लाया जाता, फिर एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाता। पत्थरों को बिना सीमेंट के इतनी सटीकता से जोड़ा गया था कि उनके बीच एक बाल भी नहीं जा सकता था। जैसे जैसे पिरामिड ऊंचा होता गया, पत्थरों को ऊपर ले जाना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि एक एक पत्थर का वजन 25,000 से 80,000 किलो तक था। लेकिन हेमियोनू ने इसका भी सॉल्यूशन सोच रखा था, रैंप सिस्टम। पहले सीधा रैंप बनाया गया। ये रैंप मिट्टी, छोटे पत्थर और जिप्सम से बनाए गए। ये इतने मजबूत थे कि हैवी से हैवी लोड भी सह सके। रैंप पर रस्सियों से पत्थरों को खींच खींच कर ऊपर पहुंचाया जाता और एक्यूरेसी के साथ रख कर जोड़ दिया जाता। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ने लगी, रैंप को पिरामिड के चारों तरफ घुमाया गया। हर नई परत के साथ रैंप की ऊंचाई भी बढ़ती जाती थी। हर रैंप पर सुपरवाइजर मौजूद रहते थे जो मजदूरों को एक रिदम में काम करने का आदेश देते। हेमियोनू खुद हर लेयर के बाद अलाइनमेंट चेक करने आते ताकि पिरामिड की एक्सिस सही रहे।
जब पिरामिड आधा बन गया तब शुरू हुआ अंदर के कमरों का काम। सबसे मेन था किंग्स चैम्बर, जहां खुफू का बॉडी रखना था। इस चैम्बर को बनाने के लिए सबसे मजबूत ग्रेनाइट ब्लॉक इस्तेमाल होने वाले थे। ग्रेनाइट ब्लॉक आसमान में पाए जाते थे, जो गीज़ा से करीब 800 किलोमीटर दूर था। इन्हें डोलेराइट हैमरस्टोन से तोड़ा गया। कुछ का वजन तो 50 टन तक होता था। मजदूर रस्सियों से खींचकर इसे नील नदी के किनारे ले जाते और फिर लकड़ी की बड़ी बोट पर चढ़ा देते। नील नदी में जब बाढ़ आती तो उस सीजन में पानी बढ़ जाता था और नावें गीज़ा के करीब पहुंच जाती थी। फिर वहां से पत्थर को बड़ी मेहनत से उतारा जाता और स्लेज पर चढ़ाकर मजदूर इसे खींचते और आगे की टीम वहां पर पानी डालती रहती और रेत को भिगोती रहती। ऐसे करते करते धीरे धीरे खींच कर ये पत्थर पिरामिड की साइड पर लाए जाते। साइड पर पहुंचाने के बाद खुफू का चैम्बर बनाने के लिए इन पत्थरों को उसी रैंप पर चढ़ाया जाता। खुफू के किंग्स चैम्बर में लगभग 45 लाल ग्रेनाइट के पत्थर इस्तेमाल किए गए थे, जिसमें फ्लोर बनाने के लिए 9 पत्थर, जिसका वजन होता था तकरीबन 15 से 20 हजार किलो। दीवारें बनाने के लिए 26 पत्थर लगाए गए, जिसका तकरीबन वेट था 25,000 से 30,000 किलो पर पत्थर। और छत बनाने के लिए 9 पत्थर यूज़ किए गए थे, जिसका वजन सबसे ज़्यादा था। हर पत्थर का वजन तकरीबन 50,000 से 70,000 किलो था। इन सब को मिलाकर पूरे चैम्बर का कुल वजन लगभग 15 लाख किलो यानी कि तकरीबन होता है 1500 टन था। हेम्यून ने 5 चैम्बर बनाए थे, क्योंकि ऊपर से पत्थरों का बहुत दबाव आने वाला था, जिसके कारण वेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और राजा का चैम्बर दबाव सह सके। धीरे धीरे पिरामिड ऊपर उठता गया। हर दिन लगभग 300 पत्थर काटे जाते और तराशे जाते। मजदूर सब अपनी फैमिली के साथ पिरामिड के आसपास ही रहने लगे थे, मानो एक पूरा गांव बस गया हो। सालों साल तक ऐसे ही हर रोज काम चलता रहा। अब पूरे पिरामिड का ऑलमोस्ट सब काम हो चुका था। बस अब इसे तूरा लाइमस्टोन के वाइट चमकदार पत्थरों से कवर करना था, जो पूरे पिरामिड की बाहरी चमकदार लेयर के लिए इस्तेमाल करने थे। ये पत्थर तूरा नाम की जगह से लाए जाने थे, जो गीज़ा से लगभग 13 से 15 किलोमीटर दूर थी। वहाँ की लाइमस्टोन बहुत ही चिकनी, सफ़ेद और फाइन क्वालिटी की थी और इसीलिए राजा की इमारतों और मंदिरों में भी यही इस्तेमाल होती थी। इन कीमती पत्थरों को खदानों से निकालने के लिए कारीगरों ने कॉपर चिसेल और डोलेराइट हैमरस्टोन का यूज़ किया। फिर उन्हें सावधानी से लकड़ी के स्लेज पर रखा जाता और रस्सियों से खींचा जाता। उसके बाद उन्हें नील नदी के किनारे तक पहुंचाकर बड़ी नाव के जरिए गीज़ा तक लाया जाता। गीज़ा पहुंचने पर हर पत्थर को पिरामिड के एग्जैक्ट स्लोप के हिसाब से बहुत सटीक आकार में तराशा जाता, ताकि वो बिल्कुल सही एंगल पर फिट हो सके। कारीगर इन ब्लॉकों को सैंडस्टोन पॉलिशर से रगड़कर इतना स्मूथ फिनिश देते कि वो आईने की तरह चमकने लगे। उनकी एक्यूरेसी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2 पत्थरों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर से भी कम होती थी, इतना कि एक रेजर ब्लेड भी उनके बीच नहीं जा सकती थी। इसके बाद धीरे धीरे नीचे की परत से शुरू करते हुए इन तूरा लाइमस्टोन के पत्थरों को लगाया गया और ऐसे ही धीरे धीरे पत्थरों को स्लेज से खींचकर पिरामिड के ऊपर तक लगाया जाता। हजारों मजदूर ये काम कर रहे थे। दिन रात ऊपर नीचे करते करते ये वाइट पत्थरों से पूरा पिरामिड को ढका गया। तकरीबन 1.5 लाख जितने तूरा लाइमस्टोन यूज हुए थे इस पिरामिड को कवर करने के लिए। लगभग 20 साल तक ये काम करने के बाद वो टाइम आ गया था जिसका सबको इंतजार था, पिरामिड को उसका मुकुट पहनाने का। एक कैपस्टोन जो शायद गोल्ड सिल्वर एलॉय से बना था, जिसे पहले ही परफेक्टली नीचे तराशा गया। फिर मुकुट को स्लेज पर रखा गया और करीब 200 जितने मजदूरों ने मोटी मोटी रस्सियों से उसे धीरे धीरे खींचकर ऊपर चढ़ाया। जब मुकुट सबसे ऊपर पहुंच गया तो लकड़ी के डंडों की मदद से उसे कुछ सेंटीमीटर ऊंचा कर पिरामिड के सेंटर पॉइंट पर सावधानी से बिठाया गया। इसके बाद रैंप को हटाकर उसकी अंतिम लेयर को पॉलिश किया गया और फिर सारे रैंप हटा दिए गए। ये करते करते रात हो गई थी। टोटल 23 लाख जितने पत्थरों से ये पूरा पिरामिड बनके अब रेडी हो चुका था। हेम्यून ने खुफू को बताया कि आपका पिरामिड रेडी हो चुका है, जिसे हमें सुबह देखना है। दूसरे दिन खुफू और सब लोग सूरज उगने का वेट कर रहे थे, क्योंकि अब वो पल आने वाला था जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। हेम्यूनो के फेस पर बेचैनी थी, लेकिन जैसे ही सूरज उगा और उसकी पहली किरण उस मुकुट पर पड़ी तो पूरा पिरामिड सोने की तरह चमक उठा, जिसे देख के खुफू बहुत खुश हुआ और सारे मजदूर और सब लोग बहुत झूम उठे। ये थी खुफू का पिरामिड बनने की सच्ची कहानी।